श्वेता, कहाँ सोए रहते श्वेता तुम? चलो, राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। शायद आज के टॉपिक है 2017 के। ठीक है, तो भाई देखो 2017 का ही है। ठीक है, तो राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षा में होता है। सबसे पहले सभी से इनपुट ले लेते, फिर इनका पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। चलो बताइए सब लोग। नगीना बताइए। नगीना कहाँ गई? सर मैंने तैयार नहीं किया। क्यों नहीं तैयार किया? कौन करेगा तैयार तुम्हारी जगह? किसी को ठेका वेका दे दिया क्या कि तुम कर लो? मेरी जगह लिखने भी तुम ही चले जाना। यूपीएससी से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ले लिया ना? महक तुम करके आई हो? नहीं सर, मैं नहीं करके आई आज। कोई है ऐसे करके लाया है जो? सर हम करके आए हैं। हाँ तो बताइए, तब नाम आप बताइए। सर राष्ट्र भाग का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। आपकी आवाज बहुत गड़बड़ कर रही है। नहीं, अभी भी दिक्कत है। सर मैं बाहर जाके कर। हाँ करो। अब आ रही है सर? हाँ आ रही बोलो। सर इसमें एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एक शिक्षक स्थिति को शिक्षित कर सकता है और एक बार आप दोबारा ज्वाइन करो, आपका अभी आवाज वैसे ही आ रहा है। जब तक और कोई बताओ। अमित तुम तैयार ना करके आए? अमित, कौन कौन है यहाँ पे? महक नहीं की, नगीना नहीं की, श्वेता तुम करके आई हो? अमित भाग ही गया। श्वेता छोटी का तो चलो नहीं। क्यों, क्या कर रहे हो तुम लोग? सर एमए का एग्जाम आ गया, थोड़े से वो देख रही हूँ इसलिए। ठीक है, किस चीज़ का एग्जाम आ गया तुम्हारा? क्या कर रही हो तुम? एमए। अच्छा चलो ठीक है। सर अब आ रही है? हाँ आ रही है, अब बोलिए। सर कोटेशन से शुरू करेंगे। एक शिक्षक एक पीढ़ी को शिक्षित कर सकता है और एक पीढ़ी एक राष्ट्र का भविष्य बदल सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा है। और इसके आगे सर शुरू करेंगे। कक्षा को समाज का निर्माण स्थल कहा जाता है, जहां विद्यार्थियों के विचारों, मूल्यों और ज्ञान का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो भारतीय समाज और लोकतंत्र की नींव शिक्षकों और छात्रों के आपसी संवाद से ही मजबूत होती है। फिर राष्ट्र की जो तकदीर उसकी कक्षाओं में तय होती है। और फिर उसके बाद है, यह कथन यह दर्शाता है कि किसी भी देश का भविष्य वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और विधाइयों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। और सर भारत की जो शिक्षा है उसकी जो भूमिका के बारे में, जैसे कि हाल ही में भारत में 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ विश्व की सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है वर्तमान में। तो यह स्थिति देश के लिए अवसर और चुनौती दोनों लेकर आती है। अगर इस युवा शक्ति को सही शिक्षा दी जाए तो यह देश को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की ओर ले जा सकता है।
भारत का जो शिक्षा क्षेत्र है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत परिवर्तनशील दौर में है और हाल ही में 2024 तक कई नई मतलब नए कदम के साथ में लागू हो रहा है शिक्षा। और यह नीति कक्षा जैसे कि रचनात्मक कौशल आधारित शिक्षा और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। और सर इसमें कक्षा को महत्व लिखेंगे कि कक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का स्थान नहीं है, यह वह मंच है जहां बच्चों को नागरिकता, नैतिकता और नेतृत्व के गुण सिखाए जाते हैं। और इसमें एक उदाहरण देंगे कि यदि एक छात्र को सहिष्णुता और समानता विविधता के महत्व का पाठ पढ़ाया जाए तो वह भविष्य में एक ऐसा नागरिक बनेगा जो इन मूल्यों को समाज में लागू करेगा। और इस जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। फिर सर वर्तमान चुनौतियां मतलब हाल ही में क्या है शिक्षा को लेकर, तो हाल ही में भारत की कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि सर डिजिटल डिवाइड और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, और तीसरा है कौशल आधारित शिक्षा की कमी। तो जैसे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक असमानता ने छात्रों की संभावनाओं को सीमित कर दिया। जैसे एग्जाम्पल देंगे, जैसे सर कोविड जब आया था ना, कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को बड़े पैमाने पर डिजिटल डिवाइड को उजागर किया गया था। फिर की सरकार की नई योजनाएं जैसे हैं कि डिजिटल इंडिया और शिक्षा के लिए डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता इन समस्याओं को हल कर सकती हैं, मतलब हल करने में मदद कर सकती हैं। फिर जो कक्षा है ना, जो कक्षा से देश के निर्माण तक सफर, इसके बारे में सर एक अच्छा उदाहरण है कि जैसे कि वर्ल्ड लेवल पर देखें इसको तो फिनलैंड का है, फिनलैंड में जहाँ पर शिक्षकों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है और वहाँ के छात्रों को मूल आधारित शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा प्रणाली जो है विश्व की सर्वोत्तम मानी जाती है। और भारत भी अगर इस दिशा में काम करे तो भविष्य उज्जवल हो सकता है। और जैसे कि भारतीय आईआईटी के छात्र न केवल देश में बल्कि विदेश में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये छात्र कभी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही तो थे। फिर उसके बाद लास्ट में लिखेंगे, कक्षा में बैठकर हर विद्यार्थी एक संभावित नेता और या वैज्ञानिक, डॉक्टर, किसान या समाज सुधारक हो सकता है। कक्षा में जो दी गई शिक्षा संस्कार ही तय करते हैं कि वह देश को किस दिशा में ले जाएगा, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी कक्षाओं को कैसे सक्षम बनाते हैं। और जैसे को लास्ट में सर एंड करेंगे, जैसे अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि महान सपने देखने वाले ही महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और फिर लास्ट में लिखेंगे, आइए हम सब लोग यह संकल्प लें कि कक्षाओं को ज्ञान, नैतिकता और प्रेरणा केंद्र बनाएं ताकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनके अपने सपने को साकार कर सके। ठीक है, बस सर। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आपने। ठीक है नगीना, कुछ बोलना चाहोगी? कुछ ज्ञान चक्षु खुले आपके? नहीं सर, अभी ज्ञान चक्षु ना खुले। चलो ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? महक, तुम लोग फिर क्या एग्जाम में करोगे? चलो ठीक है, आप क्या बोल रही हो महक? आप पूछ रहे थे ना सर। नहीं, मैंने तैयारी नहीं किया सर। तो तैयार नहीं किया तो एग्जाम में क्या तैयार किया हो ऐसे आएगा क्या?
चलो ठीक है। राष्ट्र के भाग्य का देखो, पहली बात राष्ट्र तो भाई स्वाभाविक सी बात है, किसी भी राष्ट्र की बात हो सकती है, ऐसा नहीं भारत की बात है। तो राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप, भाग्य मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यार इसका भाग्य बहुत अच्छा है, इसे जो चाहता है वो मिल जाता है। तो भाई एक अच्छा भाग्य मतलब, भाग्य मतलब ही क्या हुआ कि भाई जो राष्ट्र होगा वो उन्नति करेगा, उन्नति के शिखर पे पहुंचेगा। ठीक है। भाग्य का स्वरूप का निर्माण, कि भाई कैसे कल वो राष्ट्र कैसे बनेगा, उसके स्वरूप का निर्माण होता है, उसकी कक्षाओं में होता है। तो ये बात बतानी है अपने को, यस या नो। तो मेरा मानना है कि 99% यस ही में ही आएगा। मतलब हाँ नहीं, मतलब ऐसा कर सकते हो 90% बोल दो, बोलो कि और चीज़ों का भी योगदान होता है, ऐसा नहीं कि कक्षाओं का ही निर्माण होता है। इन्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप डाल सकते हैं। अब देखते हैं नर्मदा ने जो लिखा है वो कैसे लिखा है। भाग्य संयोग नियति अर्थात भाग्य क्या है, यह एक गहरी और जटिल अवधारणा है जिसे कहीं कहीं पर नियतिवाद अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ होता है वह पहले से ही तय होता है के संदर्भ में, और कहीं कहीं पर इसे स्वेच्छावाद अर्थात भाग्य के केवल परिस्थितियों का परिणाम है और हम अपने कार्य से इसे बदल सकते हैं के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं एक राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण अर्थात एक राष्ट्र के से एक विकासशील और विकसित राष्ट्र बनने के बीच का जो सफर है उसे नियतिवाद और स्वेच्छावाद के मिले जुले संबंधों में व्यक्त किया जा सकता है, किंतु इसे उचित रूप से व्यक्त करने के लिए एक और कारक कार्य करता है जो हमारी कक्षाओं में शिक्षा के माध्यम से होता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र के भाग्य स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। प्राचीन भारत के दो प्रमुख विश्वविद्यालय नालंदा तक्षशिला ने शिक्षा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। ये स्थान न केवल ज्ञान केंद्र थे बल्कि उन्होंने भारत को एक बौद्धिक और सांस्कृतिक महाशक्ति बनाया। यह संस्थान शिक्षा की कक्षा का उदाहरण है जिसने राष्ट्र के भाग्य का आकार दिया। मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अकबर ने सांस्कृतिक और राजनीतिक कक्षा के मेल से भारत के भाग्य को प्रभावित किया। उन्होंने दीन ए इलाही जैसी नीतियों के माध्यम से विभिन्न धर्मों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। इससे भारतीय समाज में एकता और सांस्कृतिक समन्वय की भावना विकसित हुई। ये थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्मेट हो गया, स्टार्टिंग में नहीं लिखना चाहिए था, आखिरी में लिखना चाहिए था। मौर्य साम्राज्य के उदय और विस्तार राजनीति और शासन की कक्षा का उत्तम उदाहरण है। चाणक्य अर्थशास्त्र ने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। यह व्यवस्था भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मार्गदर्शक बनी। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत ने पहली बार एकीकृत और संगठित राष्ट्र का रूप मिला। मेरा मानना है कि आपको पहले जो है कक्षा, तो स्वाभाविक सी बात है कौन सी कक्षा है, सबसे बात है कक्षाएं क्या होती है। कक्षाएं वो होती है जहाँ सिखाया जाता है, सबसे पहली बात तो ये होती है। तो कौन सी आ गई, स्कूल की जो कक्षाएं हो गई, प्रयोगशाला की जो कक्षाएं हो गई, एडमिशन की, जैसे मान लो आप मसूरी जाते हो वहाँ पे क्या होता है, लेक्चर होते हैं, क्लासेज होती है आपकी। ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा वो सोचना पड़ेगा आपको, ये बाद में लिखना चाहिए था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में अपने साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य कक्षाओं के माध्यम से मजबूत किया। उन्होंने बाजार नियंत्रणों का सुधार लागू किए, इससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति उच्च हुई और मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया और साम्राज्य की सीमा को सुरक्षित रखा गया। सुधारों ने दिल्ली सल्तनत के भाग्य को स्थिरता प्रदान की। विजयनगर साम्राज्य ने भारतीय कला, संगीत और स्थापत्य कला को संरक्षण मिला, जैसे हम्पी की। अब देखो ये ठीक है तुमने लिखा है, परंतु तुम्हें पहले बेसिक एजुकेशन से लेके फिर बोलना चाहिए कि डिफरेंट सेक्टर में भी कक्षाएं होती है। आर्ट एंड कल्चर के लिए जैसे मान लो कि कला की कक्षाएं होती है, तो वो लेके जाते ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आप होच पोच है, मतलब नहीं, फिर वो लगेगा कि टॉपिक से भटक रही है। इसकी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। कृषि, व्यापार और समुद्री मार्गों विकास ने साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। साम्राज्य ने दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बनाए। राजस्थान के मेवाड़ राज्य के शासक राणा सांगा महाराणा प्रताप ने सैन्य और सम्मान की कक्षा के माध्यम से भारतीय स्वाभिमान को बनाए रखा। ये पक्का आपने कहीं से देख के लिखा है, क्योंकि इतना डाइवर्सिफाई नॉलेज तो नहीं है आपके पास, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। बताइए। हाँ अभी तो सर्च करके लिखना है ना, सर्च कर करके लिखा है। ठीक है, मेरा तो मानना है कि चाहे 2-3 जगह से खुद को पढ़ा, खुद का ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा। अब ये पहली बात, इतना इन्फॉर्मेशन आप याद ही नहीं रख पाओगे। महाराणा प्रताप का हल्दीघाटी युद्ध उनकी अटूट इच्छा शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है। इन उदाहरणों ने भारतीय समाज में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के मूल्य जीवित रखे, जो एक राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण तैयार करते हैं।
महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने, अब देखो यहाँ पे कोई लिंकेज नहीं है, तुम्हारे एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में वो दिख ही रहा है, रेंडमनेस है। इससे अच्छा है पढ़ लो सब जगह से, उसके बाद खुद से बैठ के लिखो। अब ऐसे नहीं तुम क्या कर रही हो, सर्च किया एक एग्जाम्पल फिर लिख दिया, फिर एक एग्जाम्पल सर्च किया फिर लिख दिया, वो गलत तरीका है। बहुत जिस नेता ने समाज की स्वतंत्रता के लिए जागरूक किया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य संगठनों ने जनता को एकजुट किया, आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस आंदोलन ने दिखाया कि जब राष्ट्र की सामाजिक और राजनीतिक कक्षा सशक्त होती है तो एक नए युग का निर्माण होता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव किए। लॉर्ड मैकाले द्वारा संचालित अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत का उद्देश्य बहुत टॉपिक से बिल्कुल गलत जा रहा है। शुरुआत का उद्देश्य शिक्षित भारतीयों को एक वर्ग तैयार करना था, आप कुछ भी नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो। जब ब्रिटिश शासक भारतीय स्थानीय आबादी के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सके, यह दृष्टिकोण उपयुक्तवादी था, लेकिन इसने एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली नींव रखी जिसने राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक भाग्य का स्वरूप को बदल कर रख दिया। अंग्रेजी शिक्षा के विकास ने भारतीय के लिए ब्रिटिश शिक्षा के मार्ग खोले, जिससे उन्हें राष्ट्र के भाग्य स्वरूप देने में क्या सही क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या नैतिक की शिक्षा मिली और राष्ट्र के भाग्य स्वरूप का निर्माण हो सका। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीति जैसे बाल विवाह, विधवा प्रथा, स्त्री शिक्षा का अभाव आदि को सशक्त करने के लिए राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले जैसे महान लोगों द्वारा पहल की गई, जिसने भारत में स्थिति विकास को एक दिशा दी और सशक्त महिला और सशक्त राष्ट्र के सामाजिकरण की भावना को बल दिया, जिससे एक राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण हो सका। सभी को रेंडमनेस है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में निर्मित भारतीय संविधान ने समता, स्वतंत्रता, न्याय की नींव रखी। संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये उदाहरण दिखाते हैं कि न्याय और कानून की कक्षा राष्ट्र के भाग्य सही दिशा में ले जाते नहीं, ऐसे नहीं होगा। 73वें और 34वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायत स्तर पर महिला और वंचित वर्गों को आरक्षण दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिली और सामाजिक समरसता का बढ़ावा मिला। यह दर्शाता है कि राजनीतिक कक्षाएं समावेशी होती है तब राष्ट्रीय भाग्य का स्वरूप निर्माण सुनिश्चित होता है। नेल्सन मंडेला, जिन्हें दक्षिण का गांधी भी कहा जाता है, दक्षिण का गांधी या दक्षिण अफ्रीका का गांधी, रंगभेद को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की स्थापना की। यह दर्शाता है कि राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक भाग्य को कैसे बदलता है। दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू लिंचाई निरोधक कानून, नारी बंधन अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गाँव की बेटी सर्व शिक्षा अभियान जैसे अधिनियम और योजनाओं से महिला और बच्चों की अधिकारों रक्षा हुई है। दिखाता है कि जब सामाजिक कक्षा कानून के माध्यम से सशक्त होती है तो राष्ट्र का भाग्य बदलता है। महात्मा गांधी ने हरिजनों के अधिकारों के लिए अभियान चलाया, जिससे समाज में उन्हें समानता का दर्जा मिल सका और असभ्यता के खिलाफ जागरूकता फैली। साथ ही इसका परिणाम संविधान के अनुच्छेद 17 के रूप में निकला, तो ये दर्शाता है कि सामाजिक सुधार राष्ट्र को मजबूत और समृद्ध बना सकता है। वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा किया गया स्वच्छ भारत अभियान समाज में स्वास्थ्य और सशक्तता के प्रति जागरूकता लाया हो, जिसका परिणाम ये देखो, एक तो आप एक्सटेंडेड जा रहे हो, 12 पेज में लिखना होता ना, ये आपको 13 पेज चल रहा है। 7वां पेज है। अच्छा, ऐसे काउंटिंग है क्या? हाँ, नंबर डाला हुआ है, पेज नंबर। मुझे लगा वैसा, ठीक है, कोई नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बढ़ी, अपने राष्ट्र और प्रति जन भागीदारी बढ़ी, जिसके कारण मध्य प्रदेश के इंदौर शहर लगातार 3 बार प्रथम श्रेणी स्वच्छ भारत अभियान की हिस्सा है। ये बता, जब राष्ट्र की सोच बदलती राष्ट्र का। अब देखो ये चीज़ एग्जाम्पल ये आ सकते हैं, परंतु आपकी लिखनी शैली सही नहीं है। देखो कैसे, कक्षा में अगर विद्यार्थियों को हम स्वच्छता का संदेश सिखाए तो हम ऐसा प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ये सब उल्टा आएगा, यही तो मोल्डिंग करने की स्टाइल होती है ना। सारे जितने में एग्जाम्पल है, आपको मोल्ड इस तरीके से करना था, आपने तो जस्ट इन्फॉर्मेशन लिखा, ऐसे नहीं, ये गलत तरीका है। आपको मोल्ड करना था कि कक्षा में अगर ये सिखाया जाए, जैसे मान लो कि आपने अम्बेडकर का दिया, अकबर का दिया, सबका दिया, तो आपको ये सिखाना चाहिए था कि अगर जैसे मान लो कि हम धार्मिक रूप से लोगों को सहिष्णु बनाएं, तो हम ऐसा जैसे अकबर ने किया सुलह कुल की नीति, वैसा ही हम कर सकते हैं। जो भी भारत में प्रेजेंट टाइम में या बहुत सारे देशों में देखते हैं धार्मिक हिंसा देखने को मिलती है, उन सब चीज़ों से समाधान होने को मिल सकता है। समझो ये चीज़, तो कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया। सबसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, जिसमें औद्योगिक और कृषि विकास पर जोर दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करने में यह मॉडल मिलकर पता साबित हुआ। यह दिखाता है कि दूरदर्शी आर्थिक कृषि राष्ट्रीय भाग्य के स्वरूप का निर्माण कर सकती है। 19 क्रांति प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी और वित्त मंत्री का डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर बढ़ावा, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत धीमी गति से उभरते और देश से तेजी बढ़ती। अभी कोई मतलब नहीं, इन्फॉर्मेशन है ये। स्टार्टअप इंडिया, उद्यमिता का विकास, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मनरेगा, और कभी उन्हें एक साथ इतनी योजनाएं नहीं लिखी जाती, एटलीस्ट 2-3 बस। माइक्रो फाइनेंस ग्रामीण विकास योजना ने भारत को वैश्विक वित्तीय मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा
और भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहयोग मिला। ये कहाँ बन गई अभी भारत की $5 ट्रिलियन? $3 ट्रिलियन ही नहीं बनी है शायद अभी बनी होगी तो कुछ शायद बनी नहीं है मेरे अनुसार अभी तक। यह दिखाता है कि कैसे सशक्त आर्थिक नेतृत्व एक राष्ट्र के भाग्य निर्माण कर सकता है, वैश्विक स्तर पर से अपनी पहचान कायम रखने में सहायता कर सकता है। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति ने नई तकनीकों और उच्च उपज देने वाली बीजों का उपयोग शुरू किया, जिससे भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और भुखमरी की समस्या समाधान किया। यह दर्शाता है कि कृषि कक्षा में सुधार और राष्ट्रीय आर्थिक। तुम्हें उल्टा मोल्ड करना था, सब ऐसी लिखी हो। अब यहाँ पे तुम्हें लिखना था कि अगर कक्षाओं में हम जस्टिस की चीज़ें बारे में बताए तो अपना लैंड जो है जिसमें असमानता दिखती है वो कानून अच्छे से लागू हो पाएंगे और उससे एक सफल राष्ट्र का निर्माण होगा, ऐसे करके दिखाना है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार नीति को लागू की गई, जिसे जमींदार प्रथा का उन्मूलन और भूमि का भूमिहीन किसानों में वितरित किया गया, जिससे गरीबी किसानों के मालिकाना हक मिला और कृषि उत्पादन में सुधार हुआ। यह दर्शाता है कि जब कृषि कक्षाओं में समानता आती है तो राष्ट्र प्रगति करता है। भाखड़ा नांगल बांध और नर्मदा परियोजना सिंचाई के लिए शुरू की गई थी, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों की फसलों की उपज बढ़ी और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इसके अलावा नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, बागवानी, व्यापारिक कृषि आदि के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसने किसानों को अलग अलग क्षेत्र प्रदान किए। ये दर्शाता है कि कैसे कैसे विकसित कृषि कक्षाएं राष्ट्र के भाग्य स्वरूप को निर्माण तय करती है। पोखरण ने सफल परमाणु परीक्षण, जिसमें भारत ने अपनी ऊर्जा और रक्षा जरूरतों के लिए एक परमाणु तकनीक विकसित की, जिससे भारत एक सैन्य और तकनीकी रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। भारत ने DRDO के माध्यम से ब्रह्मोस मिसाइल जैसी अत्याधुनिक तकनीक विकसित की। यह दर्शाता है कि कैसे भारतीय तकनीक कक्षाएं भारत को भाग्य के स्वरूप निर्माण क्षेत्र में करने में सहायक है। सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग विकास में बेंगलुरु सिलिकॉन वैली इंडिया के रूप में उभरा और भारत के वैश्विक IT सेवा का निर्यातक बना। दर्शक तकनीकी कौशल विकास ने भारतीय राष्ट्र के भाग्य स्वरूप निर्माण डिजिटल क्षेत्र में किया है। भारतीय अनुसंधान संगठन, जिसने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया 2014 मंगलयान मिशन के साथ में पहले ही प्रयास मंगल पर ले जाने वाला देश बना। अब ये नहीं, सब उल्टा आएगा। शिक्षा में सिखाया गया वो इंजीनियर बने अच्छे। दक्षिण ध्रुव सकल सफल लैंडिंग, भारत वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बना तथा सस्ती और प्रभावी तकनीकों ने कई देशों को भारत से उपग्रह परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया। हाल मतलब एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, बस मोल्डिंग का तरीका गलत है ना। हाँ, तो इतना सिली आएगा, आपको बहुत लिखे उल्टा आएगा ना। कक्षाओं में अगर ये सिखाओगे तो ये होगा, वैज्ञानिक प्रवृत्ति होगी, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास होगा, उससे फिर ISRO जैसे DRDO जैसे विकास होंगे और भारत के राष्ट्र को एक सफलता के मंच पर लेके जाएंगे, ऐसे आएगा ना। तरीका तुम्हारा पूरा गलत है। हाल ही में नेशनल क्रिकेटर अवार्ड प्रदान करते समय एक वक्तव्य दिया गया, आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल प्रतिनिधि है, आप वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत के रचनात्मक मनोरंजन क्षेत्र जिसके GDP में 2.5% योगदान है तथा यह 8% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। यह YouTube, शॉर्ट्स, ब्लॉग व अन्य संचार माध्यम द्वारा उभरता हुआ क्षेत्र है जो सामाजिक समावेश में विविधता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को समृद्ध करता है। यह दर्शाता है कैसे रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक राष्ट्रीय भाग्य स्वरूप निर्माण में भूमिका अदा कर सकती है। वन महोत्सव, रेड कार्यक्रम, गंगा पुनरुद्धार अधिनियम या चाहे वर्तमान में दिल्ली में चल रहा वायु गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम, सभी मिलकर पर्यावरण और पारिस्थितिकी को समृद्ध बनाते हैं। आरोग्य और फार्मा क्षेत्र में भारत ने सस्ती और प्रभावी दवाई विकसित की और पूरी दुनिया की फार्मेसी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन का उत्पादन किया और वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत कई देशों को वैक्सीन दिया, जिससे वैश्विक मंच पर भारतीय भूमिका बढ़ी और चिकित्सा और फार्मा तकनीक को दर्शाया कि कैसे राष्ट्रीय भाग्य स्वरूप निर्माण किया जा सकता है, वैश्विक पहचान दिलाई जा सकती है। ग्रामीण भारत में तकनीकी पहुंच ई-चौपाल द्वारा किसानों को इंटरनेट के माध्यम से बाजार और तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे ग्रामीण भारत को तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था में जोड़ा जा सके। हमारे वेद, पुराण, गीता, महाभारत, उपनिषद में सभी ऐसे स्रोत हैं जो एक व्यक्ति को नैतिक रूप से समृद्ध करते हैं, उनमें नैतिक गुणों का विकास करते हैं कि जब नैतिकता, ईमानदारी, सद्भाव, सद्गति हमारे अंदर होगी तब हम एक राष्ट्रीय भाग्य स्वरूप निर्माण और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उपयुक्त वर्णन चाहे वह सशक्त कक्षा है, सशक्त राष्ट्र हो, सशक्त कक्षा उज्ज्वल राष्ट्र हो, सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र हो या सशक्त राजनीतिक कक्षा सशक्त राष्ट्र की नींव हो, फिर सशक्त समाज सशक्त राष्ट्र हो, सशक्त किसान सशक्त राष्ट्र हो, सशक्त तकनीकी सशक्त राष्ट्र हो। क्या है ये? स्लोगन एक आध बार दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। राष्ट्र की समृद्धि व मनोरंजन केवल आनंद ही नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। इन सभी पंक्तियों को समाहित किया जाए तो शिक्षा क्षेत्र में GDP अनुपात को बढ़ा दिया जाए और अधिक निवेश किया जाए तो निश्चित ही राष्ट्रीय भाग्य स्वरूप निर्माण उसी कक्षा में होता है। पंक्ति को विकसित वास्तविकता मिल सकती है।
और विशिष्ट राष्ट्र की दिशा में अग्रसर होकर वसुधैव कुटुंबकम जैसे अवधारणाओं को बल दिया जा सकता है, क्योंकि कहा गया है बहुत से उन लोगों का जो नवाचार करते हैं, सहयोग करते हैं, सहजता से सृजन करते हैं। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। पहले तो इसके मेन थीम है, इसमें एजुकेशन की क्लासेस की बात है। ये लगभग आपको 70% यही आना चाहिए था मेन बॉडी में। फिर 20% आपको अदर लिखना था कि और अदर कक्षाएँ भी होती है। गलत फॉर्मेट है और ऐसे नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। आप पढ़ लो 2-3 जगह से, उसके बाद खुद से लिखो अपनी खुद की लैंग्वेज में, तब फ़ायदा है, नहीं तो ऐसे क्या ही मतलब है फैक्चुअल पॉइंट बढ़ने से। चलो 2017 का पहला टॉपिक हो गया है। ठीक है, ये वाला टॉपिक हो गया है। तो मेरा मानना है कि जैसे उसने तरुणम ने जो किया है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। उसने जो एग्जांपल दिए हैं वो अच्छे हैं उल्टा। ठीक है, तो देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, क्लासरूम्स की बात हो रही है तो क्लासरूम में वही आएगा। तो भाग्य स्वरूप निर्माण कैसे हो सकता है, आपको कैसे कैसी चीज़ें सिखा सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण से, टेक्नोलॉजी से इनोवेशन के आइडिया दे सकते हैं वहाँ पे, सहिष्णुता की क्लासेस सिखा सकते हैं अपन वहाँ पे, आर्थिक कैसे सशक्त बनेंगे, स्किल सिखा सकते हैं वहाँ पे। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें वहीं पे आ जाएगी, पूरा ऐसे उसी पे लिखा जाना चाहिए था ये। चलो पहले टॉपिक पे आ जाओ। भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। बताइए, तरुणम तैयार किया आपने? अब ये देखो स्टैटिक पार्ट का है। हाँ बताइए आप तरुणम। सर फर्स्ट वाला ना, भारत में हाँ संघ राज्यों के बीच। नहीं वो सेकंड है, सर पहला वाला। पहला वाला, भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। 1 मिनट सर, बता रही हूँ। बताइए तरुण। हाँ सर, भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। और सर जैसे इसको कोट से शुरू करेंगे। MS स्वामीनाथन ने कहा था कि अगर कृषि में गड़बड़ी हुई तो देश में किसी और चीज की सही होने का मौका नहीं मिलेगा। फिर इसको सर, जैसे कि भारत ना एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर आज भी 58% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। और फिर भी जैसे कि 2024 में कृषि अधिकांश किसानों के लिए एक सक्षम जीवन निर्वाह का साधन नहीं रह गई है। और सर इसका कारण है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके पीछे छोटे सीमांत किसानों की बढ़ती संख्या, फिर दूसरा कारण है कि जलवायु परिवर्तन, और तीसरा कारण कर्ज का दबाव, चौथा है बाजार की अस्थिरता जैसे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आधुनिक कृषि की समस्या क्या हो सकती है, तो इसमें सर छोटे और सीमांत किसानों की बढ़ती संख्या, और हाल ही में 2024 में भारत के 86% किसान सीमांत छोटी श्रेणी के हैं। फिर इसके बाद जिसके पास औसतन 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। फिर से छोटे पैमाने की खेती में उत्पादन इतना कम होता है कि जो छोटे किसान हैं वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं।
सर इसमें उदाहरण देंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश के छोटे किसान अब पारंपरिक और गेहूं धान की खेती को छोड़कर सब्जी बागानों की ओर रुख कर रहे हैं, सब्जी बागान, फिर क्योंकि इससे अधिक मुनाफा हो सकता है। फिर जो बढ़ती लागत और घटती आय क्यों आ रही है, तो खेती की जो लागत है ना, जिसमें जो बीज है, उर्वरक और कीटनाशक, ईंधन लगातार बढ़ रहा है, तो वही किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और फिर इनको उदाहरण देंगे कि जैसे हाल ही में महाराष्ट्र के कपास किसानों की जो स्थिति है ना, इस समस्या को उजागर करती है। और इसका कारण ये है कि जो महाराष्ट्र में जो मतलब किसान है कपास की खेती को लेकर, तो इनका कारण ये है कि जो बेमौसम बारिश का कारण और उनकी फसल जैसे खराब हो जाती है। फिर दूसरा कारण है कि जो बाजार की कीमतें हैं इतनी कम होती है कि किसानों को अपनी लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर इसमें जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं भी ये कारण बनती हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर गंभीर असर पड़ा है, जैसे कि हाल ही में जैसे कि मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है, वहाँ पर 40% बेमौसम बाढ़ के कारण नष्ट हो गई है। और वहीं राजस्थान में देखें तो लंबे समय से जारी सूखा स्थिति को और विकट बना रहा है। फिर जो मतलब कृषि से जो लोग है ना पलायन करते हैं क्या, जैसे कृषि से पलायन जैसे करते हैं, क्या हुआ बात करने की जगह। हाँ बोलो तो ना। हेलो सर। हाँ बोलो। कृषि से पलायन कारण मतलब किसानों के लिए कृषि जो है लाभकारी न होने के कारण 2024 में हाल ही में बड़ी संख्या में युवा किसान खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और अभी पंजाब के मालवा क्षेत्र में हजारों किसान अपने खेत को छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी या अन्य कार्यों में जुट गए हैं। और मतलब सरकार की योजनाएं क्या चलाई जा रही हैं उसके बारे में देख सकते हैं कि प्रधान किसान सम्मान निधि योजना और फसल बीमा योजना की जो विफलता है, और एक न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसमें इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर लेकिन मतलब हाल ही में देखा गया है कि यह राशि किसानों की बढ़ती लागत के सामने नगण्य है। फिर कई छोटे किसान यह भी मतलब शिकायत करते हैं कि लाभार्थी की जो सूची है उनका मतलब नाम शामिल नहीं हो पाता है। फिर जो फसल बीमा योजना की जो विफलता है उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, उसमें सर लिख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को सुरक्षा देना था। लेकिन हाल ही में विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों ने आरोप लगाया कि जो बीमा कंपनियां हैं ना उनकी क्षतिपूर्ति के दावे को अस्वीकार कर रही हैं। फिर इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बताया था उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि जैसे कि हाल ही में सरकार MSP प्रदान कर रही है, और परंतु केवल कुछ फसलों और सीमांत किसानों तक इनका लाभ पहुंच रहा है। फिर इसमें मतलब लिख सकते हैं कि जो बिहार है और झारखंड के किसानों को अपनी फसल और बिचौलियों को मतलब जो है मतलब ये बिहार झारखंड के जो किसान है ना वो अपनी जो फसल है बिचौलियों के औने पौने दामों में बेच देते हैं। और फिर सब इसमें उदाहरण लिखेंगे कि जो जैविक खेती है ना मतलब वो जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं किसान, और तकनीकी का उपयोग सामूहिक खेती का मॉडल। फिर इसमें जैसे कि जो कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक छोटे किसान रामू गौड़ा ने रासायनिक उर्वरकों को त्याग कर जैविक खेती अपनाई।
फिर अब वह सालाना 3 लाख से अधिक कमा रहा है। उसकी कहानी जो है यह बताती है कि जो जैविक उत्पादकों की बढ़ती मांग है ना, वो किसानों के लिए नए अवसर प्रदान कर सकती है। और आगे हम इसको कैसे देख सकते हैं, तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। तो जो सर महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है, वहाँ पर जो किसान है एक राजेश सिंद्रे, इसने ड्रिप सिंचाई करके ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल करके अपने गन्ने की फसल जो उत्पादन है उसको दोगुना कर लिया। तो इसमें इन्होंने ई नाम पोर्टल के जरिए अपनी फसल सीधे बाजार में बेची, फिर जिससे बिचौलियों की भूमिका जो है यहाँ से खत्म हो जाती है। इसमें सामूहिक खेती का हम मॉडल अपना सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि तंजावुर के मतलब ये तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु का तंजावुर जिला, वहाँ पर जो किसान है ना वो सामूहिक खेती का एक मॉडल अपना रहे हैं। तो वहाँ पर जो छोटे किसान है ना वो अपने खेतों को सामूहिक रूप से चावल की खेती कर रहे हैं, जिसकी उनकी लागत भी घटी है और मुनाफा भी बढ़ गया है। तो इसमें हम आगे देख सकते हैं कि कृषि में नवाचार करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन का समाधान और आय सुनिश्चित करना चाहिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। और हम ये देखेंगे कि जो कृषि में नवाचार है वो कैसे करेंगे, तो किसानों को उन्नत तकनीकी और डिजिटल उपकरणों से परिचित करना आवश्यक होगा। और दूसरा यह है कि जो सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिलकर एक डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। और फिर इसमें जलवायु परिवर्तन का समाधान, इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सूक्ष्म सिंचाई करनी चाहिए, जैविक खेती, जल संचयन, इन सब का उपयोग करके हमें इन सब का उपयोग करके बढ़ावा देना होगा। फिर इसमें आय सुनिश्चित करना, इसमें लिखेंगे कि सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जो किसानों को न्यूनतम आय की गारंटी दे। फिर लास्ट में है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, इसमें लिखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करके कृषि पर निर्भरता को कम करना होगा। लास्ट में सर ऐसे लिखेंगे कि हाल ही की परिस्थितियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि कृषि अब भारत के अधिकांश किसानों के लिए सक्षम जीवन निर्वाह का साधन नहीं रही, और लेकिन इस समस्या का समाधान असंभव भी नहीं है। किसानों को नई तकनीकी, सरकार की सहायता, बेहतर बाजार और व्यवस्था के जरिए सशक्त मजबूत किया जा सकता है। फिर उससे कृषि का उत्थान न केवल किसानों को लाभ पहुंचाएगा बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। और सर भारत में कृषि न केवल एक पेशा है बल्कि यह किसानों की संस्कृति, परंपरा और पहचान का हिस्सा भी है। लेकिन हाल ही में कृषि की बदलती परिस्थितियां इस पहचान को संकट में डाल रही हैं कि जब तक सरकार, समाज और किसान मिलकर ठोस कदम नहीं उठाएंगे तब तक कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं बन पाएंगे। और इसमें जो किसानों की समस्या का जो समाधान करना न केवल उनकी आय को बढ़ाएगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा। फिर इसमें मतलब आगे ये लिख सकते हैं समाधान में कि भूमि सुधार, कनेक्टिविटी फार्मिंग करना चाहिए, तकनीकी शिक्षा, कर्ज राहत, आय सुरक्षा और जल और भूमि प्रबंधन और न्याय संगत बाजार, ये सारा। और इसमें क्या लिख सकते हैं, बस सर। सर मुझे नहीं लगता सर इसमें जो इन्होंने ऐसे में पूछा है सर कि भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। जिस तरह तुमने बताया सर, इन्होंने ठीक बताया, लेकिन सर इन्होंने सारा समाधान बताया है सर, लेकिन प्रॉब्लम इनमें बताना था कि सक्षम स्रोत नहीं रही है। ये तो बताओ ना, तुम बताओ। हाँ सर जो इन्होंने समाधान बताया उसका ही हम उलट देंगे, मतलब ये नहीं है। लेकिन सर जैसे सर इसमें हम ये भी डाल सकते हैं सर, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ाया था, भारत और यूएसए में जो कृषि करने का तरीका है, इसका एक कारण ये भी रहा है कि जो सक्षम नहीं रही है। तो सर जैसे कि भारत में 1.1 एकड़ की ज़मीन पे एक किसान खेती करता है, और जो यूएसए में 250 एकड़ पे वो यूएसए का किसान खेती करता है। तो सर उसमें कैसे कैसे डिफरेंट होते हैं, जैसे कि तकनीकों का, यूएसए में तकनीकों का अच्छे से उपयोग किया जाता है और भारत में तकनीकी मशीनों का इतने अच्छे से उपयोग नहीं किया जाता है सर। जो सिंचाई होती है उसके लिए
जो नई तकनीक होती है वो जो वो सर वो था डायग्राम में भी देखा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा सर, उसका प्रयोग करते हैं यूएसए में। अच्छे से सिंचाई होती है और हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स, और बार बार उसमें जो होता है ना, जो सॉइल होती है उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि इसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सी फसल के लिए होता है। तो वो चीज़ें जो है भारत में कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसके कारण जो ये सक्षम स्रोत नहीं रही है खेती। तो सर ये वाला एग्जाम्पल हम लगा सकते हैं। और सर और तो इन्होंने बता ही दिया बाकी तो। ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा? कौन कौन है? सब लोग भाग तो नहीं गए? नगीना, महक, छोटी, अमित, कोई कुछ बोलेगा? हाँ बोलो नगीना। भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ देश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ठीक है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ कृषि मात्र एक आर्थिक व्यवसाय या रोजगार का प्रश्न ना होकर लोगों की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, आस्था से जुड़ा मामला है, जहाँ कृषकों की फसलों के हिसाब से त्योहारों का निर्धारण होता है। फिर भी भारतीय कृषकों की आर्थिक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कृषि अब उनके लिए जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रही है। इसके पीछे कई कारण है, जैसे सीमांत भूमि, जलवायु परिवर्तन, उचित मूल्य की अनुपलब्धता, कर्ज का बोझ और कृषि की अवसंरचनात्मक समस्याएं। भारत में लगभग 86% कृषक सीमांत और छोटे किसान हैं, जिनके पास औसतन 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जो उनकी उत्पादन क्षमता है उसमें कमी हो रही है, और उनमें कमी होने के साथ साथ और क्या हो रहा है कि छोटी जोतों पर आधुनिक तकनीकों और संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास बड़ी जोत होने के कारण वो उत्पादन क्षमता अधिक कर लेते हैं, क्योंकि वो तकनीकों का और संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी जोत है उनके पास। लेकिन बिहार और उड़ीसा जैसे सीमांत किसानों को इससे नुकसान होता है। दूसरा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं भी भारत में मानसून की अनिश्चितता, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जिससे और इसके साथ ही अति उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कारण भूमि की उर्वरता घट जा रही है। जैसे 2022 में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में असमय वर्षा के कारण कपास और सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई थी। उससे भी जो फसल उत्पादन है वो बेहतर नहीं हो पाया था। इसके अलावा एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल कुछ फसलों पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू है, जो अधिकांश किसानों तक पहुंच नहीं पाता। या फिर ठीक है, किसान अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके साथ साथ खाद्य भंडारण की भी समस्या है। किसानों को अपनी फसल तुरंत बेचने का दबाव उन पर बनता है। अगर या तो वो बेचता नहीं तो उनकी फसल तो खराब हो जाएगी, तो वो एक मोटिवेशन नहीं रहता उनमें। ठीक है। एक है छोटे और सीमांत किसान महाजनों और सूदखोरों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने के लिए मजबूर होते हैं। कर्ज न चुका पाने के कारण कई किसान आत्महत्या कर देते हैं। सक्षम स्रोत नहीं रही है, ये बता रहे हो ना। या फिर वो जो उत्पादन होता है वो उन्हीं को बेचना पड़ता है मजबूरी में कम दाम पे, वो भी एक कारण रहता है। छोटे किसानों के पास सिंचाई, उन्नत बीज और मशीनरी खरीदने के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं होते, और किसानों को नई तकनीक और कृषि नवाचारों की जानकारी भी नहीं होती। जैसे पंजाब हरियाणा में तकनीकी उन्नति के कारण कृषि उत्पादकता अधिक है, क्योंकि पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में किसान पारंपरिक विधियों पर आज भी निर्भर है। इसके अलावा हमारे देश की 60% कृषि वर्षा पर निर्भर है। केवल 48% भूमि ही सिंचित है, शेष भूमि पर पर्याप्त जल की अनुपलब्धता है। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में किसान सूखे के कारण अपनी फसलें बर्बाद होते हुए देखते हैं। इसके अलावा फसल बीमा योजनाओं का लाभ कई किसानों को नहीं मिल पाता, और मिल भी पाता है तो छोटे सीमांत किसान होते हैं उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता।
इसके अलावा आयातित कृषि उत्पादों के कारण भारतीय किसानों को कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। इससे वैश्विक बाजार में उनका हिस्सा सीमित रह जाता है। ठीक है, इस शहरीकरण इसका एक कारण हो सकता है। अब हम बता रहे हैं समाधान। इनके लिए समाधान क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें तकनीकी उन्नयन करना चाहिए। आधुनिक कृषि उपकरण और तकनीकों को उपलब्ध कराना चाहिए सस्ती कीमतों पर, और कृषि नवाचार केंद्र स्थापित करने चाहिए। दूसरा, हमें सिंचाई और जल प्रबंधन अपना बेहतर करना चाहिए, और सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप और स्प्रिंकलर को प्रोत्साहन देना चाहिए। नहरों और जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। तीसरा, विपणन में करना चाहिए। ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार को सशक्त बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि कर्ज और माफी बीमा कर्ज राहत योजनाओं को प्रभावी बनाना चाहिए और उन्हें पारदर्शी बनाना चाहिए। एमएसपी का दायरा थोड़ा इंक्रीज किया जाना चाहिए, ताकि जो किसान है उन पर दबाव, वो एक तरीके का दबाव महसूस ना करें कि हमें जो एमएसपी मिल रहा है उन्हीं फसलों को हम उगाएं, या उन्हीं फसलों को उगाने के लिए वो थोड़ा सा में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कृषकों को आधुनिक तकनीकों के साथ किसान फसल उत्पादन करना। ठीक है, इसके अलावा कृषक वर्ग में एक समूह ऐसा भी है जो किसी किसानी के माध्यम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। ये सब कारण से नहीं हो रही है, और इसके कारण क्या थे, समाधान क्या थे? इसके अलावा एक और तथ्य है कि कृषक वर्ग में एक समूह ऐसा भी है जो किसानी के माध्यम से ऐशो आराम की जीवन जी रहा है, तथा जिसके लिए कृषि जीवन निर्वाह का साधन होने के बजाय एक लाभप्रद व्यवसाय है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भूमि का बड़ा स्वामित्वधारी कृषक वर्ग तो विभिन्न योजनाओं और उपकरणों का बेहतर प्रयोग कर पा रहा है, के लिए ही कृषि निर्वाह का सक्षम स्रोत बनी हुई है। हमें इसके लिए क्या क्या समाधान करने चाहिए समग्र लेवल पे? तो वही है, कृषि के लिए एक समग्र एकीकृत रणनीति की आवश्यकता है। साथ ही भूमि पट्टेदारी और संबंधी कानूनों में सुधार होना चाहिए। वो ही जो मैंने वो पहले बोला है, ई बाजार, ई मंडी, ई सूचना आदि को सुविधाजनक रूप से बढ़ावा देना चाहिए। ये देकर कृषि व कृषक दोनों को एक सम्माननीय मुकाम हासिल हो सकता है, जो अंततः राष्ट्र की प्रगति में सहायक होगा। ठीक है, बस इतना है। सर इसमें कॉर्पोरेटिव फार्मिंग कौन बताएगा? सर मैं एक और बताती हूँ। सर इसमें ना जो भारत में कृषकों के लिए जो कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रही है, उसका एक कारण है सर ऐतिहासिक। सर जब ब्रिटेन यहाँ पे आए थे ब्रिटिश, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो किसान थे उनकी ज़मीन पे एक तरीके से आधिपत्य कर लिया था कि तुमको यही लगाना है, यही बोना है। तो उससे क्या हुआ, किसानों की मानसिकता एक सीमित होके रह गई। तो शोषण होते होते ना वो उनको पता ही नहीं चला कि मतलब ये जो कृषि है, मतलब इसको हम बेनिफिशियल और हम उसके तरीके से, जैसे कि वाणिज्यिक इनोवेशंस तरीके से हम इसका लाभ कैसे कमाए। और इसका एक कारण रहा है क्योंकि ब्रिटेन में जो था, इन्होंने क्या किया, जो नौकरी निकाली वो क्लर्क मानसिकता से निकाली कि सिर्फ हम ऑर्डर देंगे और वो फॉलो करेंगे। तो उससे क्या हुआ, जो युवा था भारत का वो क्लर्क वाली मानसिकता में ही रह गया। और जब वो खेती की तरफ देखता था तो खेती में क्या दिखता था, जो ये लोग करते थे ब्रिटिश, कि उन पे तशद्दुद कस रहे, लगान ज़्यादा लगा दिया, अकाल पड़ गया, अपनी मनमर्जी से कभी नील की खेती करा रहे, कभी कुछ खेती करा रहे, तो उससे उनको निगेटिव सेंस आता था। इस कारण से जो कृषि निर्वाह जी वो रही तो वो सक्षम नहीं रही सर। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं हम एक कारण। और इनोवेशन सर, जो किसान है, किसान में इनोवेशन तभी आएगा जो युवा है वो स्टडी करेगा, हर एक पहलू को उसके 360 एंगल से देखेगा, कहाँ क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ क्या खेती की जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही किसानों का जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत बन सकता है खेती। वरना तो सर क्योंकि किसानों में शिक्षा का अभाव होता है और उनको जानकारी नहीं होती कि किस उसमें क्या होता है, जो पारंपरिक खेती चल रही है वो उसको ही करते जाते हैं सर। जैसे कि मेरे ही यहाँ है, तो मेरे स्टार्टिंग से वो क्या करते हैं, खेती में गन्ना बो दिया और गेहूँ, उससे अलावा वो कभी ट्राई नहीं किए।
गन्ना और गेहूं के अलावा। तो सर अगर वहीं इनोवेशन होते, युवा होता, इनोवेशन करता कि अच्छा यहाँ पे और कुछ भी बोया जा सकता था, आम अंगूर फलों की खेती कर सकते थे सर। और जो ट्रेड होता है बाहर किसी विदेश में किसी फसल की मांग है तो उसके अकॉर्डिंग वो पैदावार कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करते। जब तक युवा आगे नहीं आएगा तब तक इसमें ये समस्या बनी रहेगी सर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैं बोलता हूँ सर। हम्म, भारत में अधिकांश किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं है। हम्म, एक विश्लेषण क्या कहते हैं सर कि सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो टाइप का कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। भारतीय आबादी का लगभग 58% हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। हालांकि कृषि के क्षेत्र में प्रगति और सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं के बावजूद अधिकांश किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं बन पाई है। सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है कृषि और इनसे रिलेटेड, वो कुछ हद तक ही किसानों को लाभ पहुंचाती है और उसके नकारात्मक पहलू भी होते हैं। इस स्थिति के कई कारण हैं जिनमें कि भूमि की कमी, आधुनिक तकनीक की अनुपलब्धता, जलवायु परिवर्तन, कर्ज का बोझ और बाजारों से जुड़ी समस्याएं। ठीक है सर, तो भारत की कृषि की संरचना कैसी है ये देख लेते हैं कि भारत में कृषि छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है। 1 हेक्टेयर से कम किसानों की संख्या भारत में सबसे अधिक है और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं 1 हेक्टेयर से अगर अधिक है तभी आपको उन अधिकांश योजनाओं में ऐसा होता है कि आपके पास अगर 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन है तब आपको उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर आप बड़े किसान हैं तभी मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास छोटी जोत के किसान हैं तब आपको सरकार की लाभों का फायदा नहीं मिल पाएगा। जैसे कि कोई बीज होता है ना सर, सरकार की तरफ से बीज मिलते हैं या फिर 2000 रुपए जो 6000 रुपए सालाना मिलते हैं और डीजल अनुदान हो गए। इन सब में है ना सर कि अगर आपके पास 1 एकड़ से कम जमीन है तब आपको इन सब का लाभ नहीं मिलेगा और ना ही आपको इन पे कोई कृषि के आधार पे कोई लोन भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। और भूमि का विभाजन 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। सीमित भूमि में अपनी खेती पर्याप्त उत्पादन करना और उससे अपनी आजीविका चलाना बहुत मुश्किल है। मतलब कि जो 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के किसान हैं उनके लिए जीवन यापन भी मुश्किल है। आर्थिक निर्भरता, किसान आमतौर पर खेती के अलावा मजदूरी, पशुपालन और अन्य गतिविधियों पर भी निर्भर रहते हैं। यह कृषि की अस्थिरता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि हम कृषि के ऊपर निर्भर नहीं है, पूरी तरह से निर्भर होते हुए भी हम अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। कृषि की चुनौतियां क्या क्या है? प्राकृतिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं और तकनीकी समस्याएं हैं, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हैं। और ये देख लेते हैं कि प्राकृतिक समस्याएं किस किस प्रकार की हैं। जो कृषि मानसून पर आधारित निर्भर है, जो भारत की जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। अनियमितता, वर्षा, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं फसल उत्पादन को सीधे प्रभावित करती हैं। सूखे और बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान किसी आर्थिक स्थिति को खराब कर देता है। हालांकि भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि जो कि भारत में किसी भी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है आसानी से अगर उनका अच्छे से उपयोग किया जाए। क्योंकि भारत में पर्वत है, नदियां है, स्थलीय भाग है, समुद्री इलाके भी हैं, लेकिन इन सब का समुचित डेवलपमेंट न होने के कारण हम केवल खेती की तरफ ही वो है मजबूर है करने को, खेती करने को ही मजबूर है। आर्थिक समस्याएं क्या क्या है कि कर्ज का बोझ, भारतीय किसान कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। वे अपनी जरूरतों के लिए स्थानीय साहूकारों, बैंकों से कर्ज लेते हैं। खराब फसल या बाजार में कीमतों की कमी के कारण वे कर्ज नहीं चुका पाते हैं, जिससे कि आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने की स्थिति आती है। बीच में बिचौलियों का जो बहुत बड़ा भाग जो किसानों को मिलना चाहिए वो बिचौलिए खा जाते हैं। हमारे वो ऐसा होता है ना सर कि किसान
अगर अभी कोई फसल लगानी है तो किसान के पास ना अटेंडम जो होता है ना, रैंडमली कुछ भी चाहिए होता है तो उनके पास नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि आज भी साहूकारों से कर्ज लेते हैं और उन कर्ज को चुकाने के लिए अपने फसलों को कम से कम कीमतों पे मार्केट में बेचकर उन पैसों को चुकाते हैं सर, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। दूसरा है उचित मूल्य का अभाव। ये उचित मूल्य का अभाव जैसे कि एमएसपी में अभी 22 या 23 फसल है ना सर, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि इनमें से 22-23 फसलों में से 1-2 को ही एमएसपी मिल पाता है, बाकियों के ऊपर एमएसपी नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे फसल भी हैं और ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वहां वही फसल उग सकते हैं। अच्छा। जैसे कि कुछ उदाहरण में दे सकता हूँ कि एक फ्रूट है ना सर, फल है सर, कि ज्योग्राफिकल कंडीशन तो है लेकिन उसके ऊपर एमएसपी नहीं मिलती है। फिर कुछ सब्जियां भी है और उसको ज्योग्राफिकल जैसे कि इनको कैटेगरी में बांट दिया गया ना सर कि खाद्यान्न फसलों में कौन कौन आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ज्योग्राफिकल कंडीशन में सारे खाद्यान्न फसल ही होते हैं। उसमें कुछ बागवानी से जुड़ी होती है, फल से जुड़े होते हैं, सब्जी से जुड़ी होती है, तो वो उनका ना उन्होंने एमएसपी में अच्छे से अरेंज नहीं किया है, जिस वजह से किसान को है वो लाभ नहीं मिल पाता है। इनपुट लागत का बढ़ना यानी कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई के लिए आवश्यक संसाधनों की बढ़ती कीमतों से किसानों की लागत बढ़ जाती है। कि अब बीज जो नई कंपनियां हैं वो सरकारी रेट पे जो भी बीज मिलते हैं सर वो बहुत सीमित होते हैं सर, बहुत कम होते हैं सर, वो हर किसान को नहीं मिल पाता है। और वो जो मैंने कहा ना कि 1 एकड़ से कम वाले को तो बिल्कुल नहीं मिलता। और ये जो प्राइवेट कंपनियां जो बीज बनाती हैं सर उसकी गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं होती है, केवल मार्केट में उनके प्रचार होते हैं और लोग वो बीज खरीद लेते हैं। और उर्वरक इतने महंगे हो जाते हैं कि अगर आप फसल के दिनों में देखें, गेहूं और ये चावल के दिनों में देखें तो वो उर्वरक मार्केट से गायब हो जाते हैं, बिचौलियों उनका वो कर लेते हैं, संग्रहण कर लेते हैं कालाबाजारी के लिए। फिर कीटनाशक महंगा, फिर सिंचाई के लिए भी उचित व्यवस्था न होने के कारण कुछ इलाकों में सिंचित व्यवस्था है लेकिन पूरे भारत में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि सिंचाई पे कॉस्ट जो होता है ना वो बढ़ जाता है, जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। खेती कर तो रहे हैं, 1 रुपए के अनाज उपजाने के लिए शायद हम उस पे 2-3 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, इसमें भी किसान मारे जा रहे हैं। तकनीकी समस्याएं क्या क्या है? आधुनिक तकनीकों का अभाव। भारतीय कृषि में परंपरागत तरीकों का प्रचलन आज भी है, अधिक है, और आधुनिक तकनीकों का यंत्रों की कमी उत्पादन क्षमता को सीमित करना। जैसे कि आप देखेंगे ना सर कि आज से 50 साल पहले जैसे खेती होती थी, सेम टेक्निक से आज भी खेती हो रही है। और जबकि चाइना में देखें, अमेरिका में देखें, इजराइल में देखें तो वो हर साल अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, खेती करने के तरीकों को बदल देते हैं प्रत्येक साल, जिससे कि वहां की जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है। चाइना के पास हमारे कृषि योग्य भूमि कम है, हमारे अपेक्षा कृषि योग्य भूमि चाइना के पास कम है, लेकिन फिर भी वो प्रति हेक्टेयर चाइना हमसे अधिक उत्पादन कर रहे हैं। और दूसरा है कि भंडारण और प्रसंस्करण की कमी। ये भंडारण की सुविधाओं के अभाव में किसानों को मजबूरी में अपनी फसलें कम दाम पर बेचनी पड़ती है। जैसे कि अभी आलू हो रहा है ना सर, या फिर गेहूं हो रही है, या फिर धान हो रहे हैं, तो जैसे कि आलू के लिए ना कोल्ड स्टोरेज, सब्जियां जितनी होती है फल और सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज होना बहुत जरूरी है। और वो कोल्ड स्टोरेज किसान के पहुंच से क्या बोलते हैं कि किसान अगर अपने खेत से उसको कुछ घंटों में ही अगर उस कोल्ड स्टोरेज में नहीं पहुंचाता है तो वो फल और सब्जियां बेकार हो जाती हैं। और ये कोल्ड स्टोरेज की बहुत कमी है सर। जैसे कि बिहार में तो सर सब्जियां बहुत होती है, आलू बहुत होता है, लेकिन इन कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह नहीं होती क्योंकि कोल्ड स्टोरेज बहुत कम संख्या में है। तो क्या करते हैं किसान की औने पौने दामों में बाहर अदर स्टेट में ये सप्लाई कर देते हैं, जिससे इनको केवल लागत ही निकल पाता है, इनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। और बिचौलिए क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज वाले क्या करते हैं कि वो इसी आपके किसानों के ही फसल को जब ऑफ सीजन में इसको बढ़ा कर बेचते हैं, कीमत बढ़ा कर बेचते हैं, जिससे कि किसानों को कोई लाभ नहीं होता है। भंडारण एवं प्रसंस्करण की कमी। भंडारण की सुविधा में अभाव एवं किसानों की मजबूरी में अपनी फसल कम दाम पर बेचनी पड़ती है, ये हो गया। और सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं क्या क्या है?
कि भूमि सुधार अधिनियम का अधूरा क्रियान्वयन, जैसे कि लैंड रिफॉर्म हुआ ना सर, तो वो कुछ ही राज्यों में भारत में हुआ, जैसे केरल में हुआ और तमिलनाडु में शायद हुआ है और उधर ही साउथ में हुए हैं। बाकी जगह लैंड रिफॉर्म तो बहुत कम ही हुए हैं। बिहार में लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ है। बिहार में आज भी 80% भूमि के मालिक कुछ जाति के वर्गों का है, जो कि उनकी जनसंख्या मात्र 3 या 4% है सर। तो सोचिए कि 4% जनसंख्या वाले के पास 80% भूमि है और बाकी के 97% आबादी केवल 20% भूमि के मालिक है। अब इससे क्या नुकसान होता है कि जैसे कि मैं कोई कंपनी शुरू करना चाह रहा हूँ, मैं फॉरेन से कोई कंपनी है मेरी, मैं कंपनी लगाना चाहता हूँ, तो अब जमीनें किनके पास है? अब जमीन जो है साहूकारों के पास है, बड़े बड़े जाति के वर्गों के पास है, जिससे कि वो जमीन देना नहीं चाहते, वो किसी कंपनी के लिए जमीन देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि हम अगर कंपनी के लिए जमीन अपनी दे देंगे तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचेगी। तो इसलिए ना बिहार में बहुत बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ कोई इंडस्ट्रियल कंपनी आकर एस्टेब्लिश नहीं कर पाती हैं। और बिचौलियों की समस्या, मंडियों में किसानों और उपभोक्ता के बीच में बिचौलियों की सक्रियता किसानों की आय को कम कर देती हैं। कि जैसे कि बिचौलिए होते हैं सर, आपके रेट को क्या करते हैं कि वो ज्यादा दो तरीके से होता है सर। एक, आपके अच्छे फसल को कम रेट का वो लगाते हैं, कीमत लगाते हैं बिचौलिए, और दूसरी तरफ क्या करते हैं कि उन्हीं फसलों को, जिन फसलों को उसने कम रेट में खरीदा है, मार्केट में उन्हीं फसलों को वो दोगुनी तिगुनी कीमत पे बेच देते हैं। सरकार की नीतियां और उनके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? ये भारत ने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत किसानों को सीधे वित्तीय सहायता दी जाती है 6,000 रुपए सालाना। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह योजना किसानों को फसल खराब होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। और इनाम पोर्टल है, यह एक ऑनलाइन कृषि बाजार है जो कि किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम पाने में मदद करती है। ये सीधे सरकारी मंडी होती है, उनमें जाकर इनको कीमत मिलता है। हालांकि इन योजनाओं को लाभ हर किसान तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया। योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जागरूकता की कमी के कारण वे अपनी पूरी क्षमता से प्रभावी नहीं हो पाई हैं। कृषि को सक्षम स्रोत बनाने के क्या क्या उपाय हैं? संसाधनों की पहुंच, पहला तो हो गया संसाधनों की पहुंच ठीक करनी होगी और तकनीकी उन्नयन करना होगा। बाजार और मूल्य में स्थिरता लानी होगी। जलवायु अनुकूलन को ध्यान में रखना होगा। भंडारण और परिवहन को दुरुस्त करना होगा। तो इनको देख लेते हैं कि कृषि को सक्षम स्रोत बनाने के उपाय क्या क्या है। पहला तो है संसाधनों की पहुंच। तो संसाधनों की पहुंच में किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए। तकनीकी उन्नयन कैसी होनी चाहिए? कृषि संयंत्रीकरण और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और कृषि यांत्रिक को जो होते हैं इक्विपमेंट को कम से कम दामों में किसानों तक पहुंचाए, सुलभ करानी चाहिए। किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किसानों को ग्राफिक के माध्यम से चीजें समझानी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी भी सरकार की योजनाएं होती है वो या तो कागजी तौर पे या फिर एक मार्केट लगाई जाती है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक मैदान में कुछ स्टॉल लगाए जाते हैं, मार्केट लगाए जाते हैं और उनमें केवल भाषण दिया जाता है कि इस दिनों में ऐसी फसल करिए, इससे इतनी फसल की वृद्धि होगी। लेकिन अगर इसी चीज को ग्राफिक्स से जोड़ दिया जाए तब किसानों को ज्यादा समझ में होगा, क्योंकि किसान अभी भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और किसानों को आसान भाषाओं में समझाने के लिए ग्राफिक्स की मदद लेनी चाहिए। बाजार और मूल्य स्थिरता, दूसरा है बाजार और मूल्य स्थिरता। एमएसपी का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कृषि उत्पादों के लिए एक स्थिर बाजार प्रणाली बनाई जानी चाहिए। जलवायु अनुकूलन होना चाहिए कि सूखा और बाढ़ से बचाव के लिए जल प्रबंधन की प्रभावी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। जैसे कि बिहार का उत्तर बिहार जो है ना वो साल का 4 महीना 5 महीना बाढ़ से ही ग्रस्त होता है, और जबकि दक्षिण बिहार में मानसून के समय में बिल्कुल सूखा पड़ा होता है। फसलों का बीमा और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी अपनाई जानी चाहिए। भंडारण एवं परिवहन कैसी होनी चाहिए? ग्रामीण इलाकों में भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। कृषि उत्पाद की परिवहन के लिए बेहतर अवसंरचना बनाई जानी चाहिए।
कृषक। भारतीय कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं जो इसे अधिकांश किसानों के लिए जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत बनने से रोकती है। हालांकि सही नीति निर्माण, प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों को सशक्त बनाने के प्रयास से यह स्थिति बदली जा सकती है। कृषि को यदि एक लाभकारी और स्थिर व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जाए तो यह न केवल किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। भारत को अपने किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हो गया सर। ठीक है, देखो और कौन कौन है यहाँ पे अभी। जैसे सब लोग तुम जो बता रहे हो ठीक है, देखो अपन मेन दिक्कत सबसे पहले मुझे इसमें अभी जो अमित ने बताया ना, मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन मतलब सही सिस्टमेटिक वे में बताया है उसमें। ठीक है, सुनो इधर। जैसे सबसे मेन दिक्कत आती है भारत में, पहली बात तो भारत की बात करनी है इसमें। अधिकतर कृषकों के लिए कृषि मतलब अधिकतर मतलब मोस्टली हो गया, मेजोरिटी ऑफ द हो गया, कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रही है। ठीक है, तो आपको ये बताना ही है कि क्यों नहीं रही है। जो भी जितने कारण बताए हैं उसमें एक दो कारण मैं जोड़ देता हूँ। एक कारण है काश्तकार। इसमें क्या होता है, जैसे अभी मेरे मामा भी खुद करते हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो उनके पास ज़मीन कम है, तो ज़मीन कम है तो वो दूसरे की ज़मीन लेके उधार पे करते हैं। उधार मतलब उसमें बटाईदार सिस्टम होता है उसमें कि 50-50% वो डिपेंड करता है कैसे क्या है, पानी वो दे रहा है या लैंड ही दे रहा है, ऐसे करके बहुत सारे होता है। अब क्या होता है, काश्तकारों को जो है सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिलता है। वो जो लैंड का ओनर होता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री वो जो सम्मान निधि योजना है, वो एक जो ज़मीन का जो मालिक होगा उसको मिलेगा। अब सोचो इस योजना का उद्देश्य तो काश्तकार के लिए है, तो इसको तो मिलेगी नहीं। बहुत सारी जगह ऐसा ही हो रहा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो खेती करते ही नहीं है, वो ऐसे काश्तकारों के द्वारा, बटाईदारों के द्वारा खेती करवाते हैं। तो एक तो सीधा सा एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है कि भाई अगर आप देखोगे 80% के समथिंग जो है ज़मीन जो आज भारत में, वो मतलब 80% किसानों के पास जो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या क्या होती है कि जो ज़मीन है टुकड़ों टुकड़ों में है। मान लो किसी के पास 10 जगह होगी, 10 बीघा होगी, पर वो एक इधर है, एक इधर है, गाँव में एक इधर है, तो सब ऐसी बात मशीनीकरण की खेती नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज़रूरी होती है चकबंदी की। ठीक है, चकबंदी हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंसोलिडेशन होता है कि भाई इनको सबको एक जगह किया जाए, तो चकबंदी सिस्टम होता है ताकि वो उसका ये साथ आ जाएगी। फिर दूसरी चीज़ होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग करना। ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉडल चल रहे हैं। अगर आप GS मेन 3 का सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, और वो सब चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके आपको एक ऐसे अच्छा जाएगा। ठीक है, एक सक्षम स्रोत नहीं रही है, ये बात सही है, आपको दिखाना है। फिर आप बताना है इसका सक्षम स्रोत बनाना तो क्या क्या करना पड़ेगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। जो रियल में एग्रीन मतलब किसान है उनकी पहचान करनी पड़ेगी। बिहार में जैसे है, जैसे केरल की तरह अपने को जो भूमि सुधार कार्यक्रम करने पड़ेंगे, तब जाके होगा। दूसरी बात, ये तो आप बताओगे, इसके अलावा आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन भी बताना आपको। भाई अभी भी जैसे आज ही अपन एनसीईआरटी पढ़े कि 65% लोग हैं एग्रीकल्चर में अभी भी लगे हुए हैं, तो भाई उनको अपने को मैन्युफैक्चर सेक्टर में लाना है, क्योंकि जब मेन फोर्स वहीं पे लगे रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है। अब देखो ध्यान से समझना। दूसरी बात क्या है कि जैसे किसी ने भी ये पॉइंट नहीं बोला कि एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या होता है। सबसे मेन चीज़ क्या आती है, मान लो कि मेन फोर्स हो गया, ठीक है, उसमें कॉस्ट भी लगती है। ठीक है, एक तो लेबर हो गया, ठीक है, तो वो तो चलो फैमिली के मेंबर हो गए। ठीक है, कॉस्ट लगेगी तो इसके लिए भाई वो बहुत सारे लोगों पे निर्भर रहता है। ठीक है, फिर दूसरी बात लेबर में भी, जैसे मान लो अगर बड़े खेत के मालिक हो तो बड़े मतलब मजदूरों की, जैसे मान लो कि अभी मनरेगा योजना है तो इनके लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो वो तो चलो एक चीज़ हो गई। आपको मान लो कि फंड तो चाहिए, उसके अलावा आपको मार्केट की भी ज़रूरत होती है। अगर आप GS3 का सिलेबस देखो पूरा उसमें है। ठीक है, तो मार्केट आप कहाँ पे बेच रहे हैं, अपन अगर वहाँ की लोकल मंडियों में बेच रहे हैं। पहले तो ऐसा कानून था भारत का कि आप जिस राज्य में पैदा करते उसी राज्य में आपको बेचना है, उसके अलावा बेच ही नहीं सकते थे। तो ऐसे गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी भी रही है जो नेगेटिव रही है। दूसरी चीज़ होती है इरीगेशन सिस्टम। इरीगेशन सिस्टम में भी तो प्रॉब्लम है बहुत। जैसे राजस्थान का जो इलाका है वो सूखा है, अब वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजनाएं अगर वैसे लाए जाए
तो ऐसे जो एरिया है जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन होने के पानी नहीं है वहाँ पे, परंतु वहाँ पे अगर ऐसी योजनाएं लाए जाए तो वहाँ पे प्रोडक्शन क्षमता बढ़ सकती है। तो ऐसा करके इनोवेटिव सॉल्यूशन, फिर उसके बाद में आपको लिस्ट में भाई 65% लोग लगे हुए हैं, इनको बाहर निकालना पड़ेगा, इनको मैन्युफैक्चर सेक्टर में लगाना पड़ेगा। जैसे एक ही परिवार में मान लो कि पहले 5 लोग तो सारे खेती में लग रहे हैं, तो याद करो सीमांत उत्पादकता उनकी तो सुननी ही रहेगी, ठीक है। ये डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं उसको। परंतु वही सोचो एक व्यक्ति काम संभाल रहा है और 4 लोग बाहर से काम कर रहे हैं, तो मान लो कभी आपदा आ गई तो आराम से संतुलन हो सकता है ना। फिर दूसरी बात है कि आपको जो मिश्रित जो है खेती उसको अपनाना पड़ेगा। पशुपालन जो अर्थ है तो उसको अल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। मछली उत्पादन हो गया, झींगा उत्पादन हो गया, ये आपको अल्टरनेटिव करना पड़ेंगे। फॉरेस्ट्री उगानी पड़ेगी। दूसरी बात भाई एग्रीकल्चर को उसी में धान वान इसी में क्यों उगा रहे हो, उसको कन्वर्ट करो, दालों में कन्वर्ट करो, पॉम ऑयल जैसी खेती करने का, तो ऐसे सोर्स अपनाने पड़ेंगे। तो डाइवर्सिफाई आंसर होगा, तब जाके एक अच्छे नंबर मिलेंगे। दूसरी बात एक चीज़ देखो, 2017 और अपन इससे मान लो 2018 ये सब कर चुके हैं। इस पेपर में देखोगे तो स्टैटिक पार्ट है इसमें फिलोसफिकल ऐसे नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, कभी भी यूपीएससी ये कर सकती है। अब देखो इसमें एक भी फिलोसफिकल ऐसे नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। इधर ये सारे ये इसमें है कुछ जिसमें ये फिलोसफी हो गया, थोड़ा ये भी थोड़ा बहुत हो गया है, ठीक है, ये भी हो गया है, ये तो ठीक है, ये तो स्टैटिक वाला ही है। परंतु ये देखो सेक्शन ए में सारे के सारे वैसा है। तो पहले दिक्कत क्या आती थी, लोग क्या करते थे कि ओनली इस टाइप की स्टैटिक ही तैयार करके जाते थे, तो दोनों टॉपिक मिल जाते थे। अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं फिलोसफिकल चूज़ करता हूँ, तो ये भी एक प्रॉब्लम है भाई। यूपीएससी देखो इस एग्ज़ाम की तरह भी तो कर सकती है ना। तो इसलिए थोड़ा इसके लिए अच्छा है कि आप जितना GS 1, 2, 3 में पकड़ बनाओगे उतने, देखो अभी देखो ये किसका टॉपिक है, GS 3 का टॉपिक है, ये GS 2 का टॉपिक है, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत है राष्ट्र भाग्य स्वरूप निर्माण की कक्षा में होता है, तो ये थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि इंडियन सोसाइटी सब ऐसे करके है, सोशल जस्टिस ऐसे करके, ये थोड़ा बहुत बोल सकते हो। कौन फिलोसफिकल नहीं है ये भी। क्या गुड निपेश, ये देखो IR का क्वेश्चन है, तो ये चीज़ भी याद रखो। इसीलिए भाई काम करो हर टॉपिक में। चलो सेकेंड टॉपिक में बताओ, भारत और संघ राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों का नया आर्थिक उपायों का प्रभाव बताइए। कौन बताएगा? तरुणम। जी 1 मिनट सर, बाहर से बताते हैं। हाँ बताइए। सर हेलो। हाँ बताइए। राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी, सर यही वाला था ना? अरे नहीं, ये तो हो गया ना, ये वाला बताइए। भारत में संघ और राज्य के बीच राजकोषीय संबंध में नए आर्थिक प्रभावों के बताइए, उपायों का प्रभाव बताइए। ये भारत में संघ और राज्य के बीच राजकोषीय संबंध पर एक नए आर्थिक उपयोग का प्रभाव। सर इसको भारत का जो राजकोषीय संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय साधनों के संतुलित वितरण और उपयोग का आधार है। तो हाल ही के वर्षों में भारत सरकार ने विभिन्न आर्थिक सुधार और कराधान आधारित तो उपाय अपनाए हैं। इनका उद्देश्य ये है कि जो देश की आर्थिक संरचना को मजबूत करना और नए आर्थिक उपाय संघ और राज्य के जो राजकोषीय संबंध है उनको पुनर्भाषित
प्रकाशित करना। फिर लेकिन साथ ही इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां भी उभरी हैं। फिर हाल ही में भारत और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी वित्तीय नीतियों को पुनर्गठित कर रहा है। फिर इन उपायों का उद्देश्य न केवल राजस्व संग्रह में वृद्धि करना, बल्कि राज्य की जो वित्तीय स्वतंत्रता और सतत विकास की दिशा में भी प्रेरित करना है। हालांकि ये बदलाव संघ और राज्य के बीच राजकोषीय संबंधों में नए अवसर और चुनौतियां लेकर आए हैं। और वर्तमान समय में देखें कि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में यह समझाना महत्वपूर्ण हो गया है कि ये नए आर्थिक उपाय भारत के संघीय ढांचे और विकासशील राज्यों की जो आर्थिक नीतियों को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। तो जो नए आर्थिक उपाय हैं, तो हाल ही में देखें कि 2024 में कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, तो भारत की अर्थव्यवस्था में जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और डिजिटल इंडिया की पहल है और हरित कर ग्रीन टैक्स, ये जैसे नए आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं। और इनका उद्देश्य ये है कि ये न केवल कर आधार को बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि संघीय और राज्य सरकारों की जो वित्तीय स्वतंत्रता सहकारिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसमें नए आर्थिक जो उपाय है ना, उनका जो प्रभाव है वो कैसे पड़ सकता है। तो ये माल और सेवा कर जैसे कि जीएसटी और सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। और जैसे कि जो माल सेवा कर जीएसटी है ना, तो उसमें लिख सकते हैं कि जीएसटी भारत में कर संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, लेकिन इसे 2017 में लागू किया गया था, पर 2024 में हाल ही में संघ और राज्य के बीच जो राजकोषीय संबंधों पर व्यापक प्रभाव डाल रहा है। और इसमें जो सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं कि एकीकृत कर प्रणाली से राज्यों को कर संग्रह में वृद्धि हुई है। और दूसरा है कि जो डिजिटल जीएसटी पोर्टल है ना, उसने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। फिर इसमें चुनौतियां भी आ सकती हैं, जिसमें चुनौतियां राज्यों को मुआवजा देने की अवधि 2022 में समाप्त हो गई, फिर जिससे कई राज्यों में राजस्व में भी कमी आई। फिर राज्यों की जो कराधान क्षमता में कमी और वित्तीय निर्भरता बढ़ी। फिर हरित कर ग्रीन टैक्स, तो हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन टैक्स को लागू करने की घोषणा की, और जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और राज्यों के लिए राजस्व के लिए नए स्रोत विकसित किया। और इनका उपयोग क्या है कि ये ग्रीन टैक्स को संग्रहित करके राशि का उपयोग करेंगे और राज्य सरकार हरित ऊर्जा और पर्यावरणीय परियोजनाओं में कर सकती है। और इस उपाय से सीमांत राज्य जैसे उत्तराखंड जैसे हो गया और हिमाचल प्रदेश को विशेष लाभ होगा। और इसका प्रभाव ये पड़ सकता है कि पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में प्रगति हुई है। फिर इसमें देख सकते हैं कि डिजिटल आर्थिक सुधार और कर संग्रहण, तो डिजिटल इंडिया के तहत नई तकनीकों जैसे कि आधार आधारित टैक्स पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट गेटवे का उपयोग बढ़ा है। और इसमें सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं कि राजस्व को छोटे कर दाताओं से भी राजस्व प्राप्ति आसान हो गई है और कर चोरी में भी कमी आ गई है। और चुनौतियां इसमें आ सकती है कि डिजिटल तकनीकी का उपयोग सीमांत गरीब राज्य में अपेक्षाकृत कम है। और सरकार की जो सारी योजनाएं चल रही है ना, उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि पीएम गति शक्ति योजना, उसमें लिख सकते हैं कि राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आई। दूसरा कि वित्तीय निर्भरता बढ़ने के बावजूद यह सरकारी संघवाद को प्रोत्साहित करता है। और इसमें चुनौतियां जैसे कि नए उपायों की जो चुनौतियां हैं, पहली चुनौती यह है कि राजस्व वितरण में असमानता है। दूसरी चुनौती है कि राज्यों की कराधान क्षमता में कमी है। तीसरी है केंद्र राज्य के बीच और वित्तीय निर्भरता है।
जो राजस्व वितरण में असमानता है उसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों मतलब ये जो है गरीब राज्यों में, और मतलब ये समृद्ध है महाराष्ट्र और गुजरात, और गरीब राज्य में देखिए कि बिहार झारखंड के बीच राजस्व की असमानता बढ़ रही है। और फिर इसमें जो राज्यों की कराधान क्षमता में कमी, इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं कि राज्यों को स्वतंत्र कराधान के लिए सीमित अवसर मिल रहे हैं। फिर इसमें केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय निर्भरता में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि केंद्र के द्वारा करों पर अधिक नियंत्रण है, राज्यों की स्वायत्तता को सीमित कर रहा है। फिर हम इसमें सुधारात्मक उपाय बता सकते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन और राज्यों को स्वतंत्रता। तीसरा है डिजिटल कराधान प्रणाली का विस्तार। अब इसमें वित्त आयोग की सिफारिश का कार्यान्वयन में लिख सकते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने राजस्व का 41% हिस्सा राज्यों को देने की सिफारिश की, और यह राज्यों के लिए स्थायी स्रोत हो सकता है। फिर इसमें जो सुधारात्मक उपाय में राज्यों को स्वतंत्रता देना, कैसे दे सकते हैं? जो कृषि कर है ना, जैसे क्षेत्रीय कराधान को राज्यों के अधिकार में देना चाहिए। और तीसरा है कि डिजिटल कराधान प्रणाली का विस्तार। इसमें जो राज्य है ना उसको डिजिटल तकनीकी का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और उदाहरण दे सकते हैं कि हाल ही में जैसे कि भारत कर और डिजिटलीकरण जैसे उपायों ने कई राज्यों को लाभ पहुंचाया है। उदाहरण जैसे कि हरियाणा है ना, तो हरियाणा में ग्रीन टैक्स के माध्यम से राज्य ने हरित ऊर्जा परियोजना में निवेश को बढ़ावा दिया है। और जैसे कि बिहार है, तो जो इसने डिजिटल टैक्स कलेक्शन सिस्टम से कर चोरी में कमी आई है, मतलब अभी हाल ही में बिहार में। फिर इसमें फिर आगे लिख सकते हैं कि लास्ट में नए आर्थिक उपाय भारत के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान कर सकता है, और लेकिन इसके लिए संघ और राज्य के बीच सहकारिता और संतुलन आवश्यक होना चाहिए। फिर सुधारात्मक कदम और न्यायसंगत राजस्व वितरण से संघीय व्यवस्था मजबूत हो सकती है, और इन उपायों को क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीति रूप से लागू करना चाहिए। फिर हाल ही में भारत ने अपने संघीय ढांचे को आर्थिक सुधारों के जरिए मजबूत करने का प्रयास किया। फिर मतलब इन सुधारों ने न केवल केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक आर्थिक घटनाओं से प्रेरणा लेते हुए भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया है। दुनिया भर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मन, कनाडा जैसे संघीय देशों में वित्तीय विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है, तो भारत भी इसी तर्ज पर अपने राज्यों को राजस्व संग्रह और प्रबंधन में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहा है। उदाहरण दे सकते हैं विश्व लेवल पर, जैसे कि जर्मनी में संघीय और राज्य सरकारों और राजस्व साझेदारी मॉडल के तहत वित्तीय संतुलन बनाए रखती है। फिर जबकि भारत में जीएसटी परिषद एक समान भूमिका निभा रही है। फिर हाल ही में भारत के संघीय ढांचे को बाहरी कारकों से भी प्रभावित होना पड़ा है, जैसे कि अभी यूक्रेन और रूस युद्ध और वैश्विक मंदी जैसे आर्थिक संकटों ने तेल और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि कर वित्तीय योजनाओं को चुनौती दी है। इसी तरह जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर को रखकर भारत ने हरित कर जैसे उपाय के जरिए पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक स्थिरता का प्रयास किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप है। और इसमें फिर भारत को अपनी आर्थिक नीति में वैश्विक साझेदारी और घरेलू समावेशिता का संतुलन बनाए रखना होगा। दूसरा है कि राजकोषीय संघवाद की सफलता केंद्र और राज्य के बीच आपसी विश्वास, वित्तीय पारदर्शिता और न्याय संगत राजस्व वितरण पर निर्भर करती है। फिर यदि हम लास्ट में लिखेंगे कि यदि हम भारत इन आर्थिक सुधारों को सही तरीके से लागू करता है तो यह न केवल घरेलू स्तर पर मजबूत और संघीय ढांचे का उदाहरण बनेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आर्थिक स्थिरता और विकास का मॉडल प्रस्तुत करेगा। बस सर। ठीक है, और कोई बोलेगा? ठीक है, तुम ऐसा करो। ठीक है, चलो। अमित है नहीं,
कोई और बोलेगा? नगीना, महक, छोटी, नगीना कुछ बोलोगी? नहीं सर, मेरा ज्ञान पर्याप्त नहीं है इस टॉपिक पे। तो मैंने एक ही तैयार किया था, दिमाग में एक ही जीएसटी बिल आया था, उसके कारण ये पूछा गया था उस टाइम। भारतीय संघ और राज्य के बीच राजस्व में नए आर्थिक उपायों का प्रभाव क्या रहेगा। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, जीएसटी आया तो इसका प्रभाव क्या रहेगा। कुछ टाइम तक इसका नेगेटिव भी प्रभाव रहा था, इसीलिए सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने 5 साल तक जितना भी टैक्स में नुकसान होगा उसकी भरपाई करने का बोला था, जो अभी जाके ख़त्म हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव इससे क्या होगा भाई, 1 नेशन 1 टैक्स वाली फॉर्म आएगा। ठीक है, टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट होता है एक, ठीक है, वो जैसी प्रॉब्लम है दूर होगी। टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात ये इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो अब ये बिल्कुल इकोनॉमी का है। अब ये क्वेश्चन आप एक लाइन भी आलतू फालतू नहीं लिख सकते हो। फिलोसफिकल ऐसे में ये फ़ायदा होता है कि आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, पर तो यहाँ पे नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन की डिमांड है वही लिखनी पड़ेगी जीएस के आंसर की तरह। प्रभाव याद रखना कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। तो जो पॉजिटिव बताओगे फिर बाद में नेगेटिव बताओगे, उसका सॉल्यूशन भी बताओगे, तब जाके एक अच्छा ऐसे बनता है। चलो ठीक है, चौथा के बताओ तरुणम। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में बताइए। क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक बहुध्रुवी विश्व में अपनी प्रासंगिकता खो बैठा है? ये देखना 12th क्लास की पॉलिटी में डायरेक्ट ये चैप्टर है, और उस पॉलिटी चैप्टर में जाके देखोगे ना तो उसकी हेडलाइन ही यही है। तो जो वहाँ से डायरेक्ट ऐसे उठाया हुआ है, 12th क्लास की पॉलिटी जाके पढ़ोगे तो पता लगेगा। तरुणम बताओगे कुछ इसका तैयार किया आपने? कहाँ तरुणम नहीं है क्या? तरुणम, नगीना कुछ बताओगे? महक, छोटी, नगीना? हाँ ठीक है, तरुणम बताइए आप पहले। सर, जो गुट निरपेक्षता मतलब हमें स्वतंत्रता, शांति और न्याय के लिए अपने रास्ते खुद तय करने का अधिकार होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और गुट निरपेक्षता आंदोलन बहुध्रुवी के बारे में सर, तो इसमें गुट निरपेक्षता आंदोलन जिसे 20वीं शताब्दी के शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया के देशों के लिए स्वतंत्र गुट नीति और संप्रभुता की अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया। फिर आज 21वीं शताब्दी में एक बदलती और वैश्विक व्यवस्था का सामना कर रहा है। 2024 में वैश्विक राजनीतिक और बहुध्रुवी हो चुकी है, जहाँ जैसे कि अमेरिका और चाइना और रूस और यूरोपीय संघ जैसे भारत जैसे कई शक्तिशाली देश अपने अपने प्रभाव क्षेत्र और स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जो ये सर NAM का सर इसका नॉन एग्रीमेंट मूवमेंट होता है ना सर? नो अलाइनमेंट मूवमेंट लिखा तो है, ये देखो। हाँ, तो इसका ये संगठन है, तो इसका अस्तित्व है कि जो प्रासंगिकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी NAM सर इसको कहने में दिक्कत हो रहा है। नॉन एग्रीमेंट मूवमेंट की स्थापना बोला था, नेम बोलो इसका नाम। अच्छा, नाम की स्थापना 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुई थी, जिसमें भारत और मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देश की अहम भूमिका रही थी। इसका मतलब उद्देश्य जो था वो शीत युद्ध के दौरान दो प्रमुख गुटों में अमेरिका के नेतृत्व वाले पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी गुट, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना और सदस्य देशों को इससे स्वतंत्र रखना था। यह आंदोलन शांति, संप्रभुता और गैर हस्तक्षेप की नीति पर आधारित था। और वर्तमान में देखें कि जो नाम की प्रासंगिकता है ना, तो हाल ही में वैश्विक परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है और शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, और अब हम विश्व एक बहुध्रुवी व्यवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसके बावजूद हम इन निम्नलिखित कारणों से गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। एक संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश
ऐसी नीति जैसे भारत जैसे देश नाम के मंच का उपयोग करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को सुदृढ़ बना सकते हैं। उदाहरण दे सकते हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने ना तो रूस का समर्थन किया और ना ही पश्चिम गुट का। और भारत ने जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। नाम का यह सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति में झलकता है। और दूसरे की दक्षिण सहयोग नाम की विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करेगा जहां वे वैश्विक आर्थिक पर्यावरण मुद्दों पर सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठा सकेंगे। उदाहरण इसमें दे सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों के लिए फंडिंग जैसे मुद्दों पर नाम देशों ने जैसे COP28 संयुक्त रूप से दबाव बनाया गया कि बहुधता में संतुलन, जैसे कि चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने एक बार फिर छोटे और विकासशील देशों को कठिन स्थितियों में डाल दिया। और नाम उन्हें बड़ी शक्तिशाली गुटों के प्रभाव से बचाने का एक रास्ता प्रदान करता है। अब इसमें नाम की प्रासंगिकता पर चुनौतियां भी आ सकती हैं। तो चुनौतियां हैं कि हालांकि नाम की प्रासंगिकता पर सवाल उठाने वाले कुछ तर्क भी हो सकते हैं, जैसे स्पष्ट नेतृत्व का अभाव है और भारत और अन्य बड़े देशों को नाम में सक्रिय भूमिका न निभाना इसकी प्रभावशीलता को कमजोर करता है। और व्यवहारिक सीमाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि बहुध्रुवीय दुनिया में देशों को अब अलग अलग गुटों के साथ साझेदारी करनी पड़ती है। और इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे भारत है ना, क्वाड और ब्रिक्स दोनों का हिस्सा है और नाम की गैर पक्षपाती नीति के विपरीत लगाता है। फिर आर्थिक प्राथमिकताएं क्या है? आज के युग में आर्थिक गठजोड़ जैसे RCEP और G20 नाम से अधिक प्रभावी और व्यवहारिक साबित हो रहा है। और भारत नाम आज की भूमिका, मतलब भारत के लिए नाम का एक मंच है। आज वह वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में उभर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 2020 में नाम शिखर सम्मेलन में कोविड-19 के दौरान नाम की प्रासंगिकता पर जोर दिया था। और यह दर्शाता है कि मतलब नाम के मंच का उपयोग अभी भी वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए किया जा सकता है। लास्ट में लिख सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता, शांति, संतुलन स्थापित करना है। हाल में दुनिया की जो राजनीतिक और आर्थिक संरचना बदल चुकी है और नाम जो है आज भी विकासशील देशों के लिए एक आवश्यक मंच है। भारत जैसे देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि नाम के सिद्धांतों को न केवल बनाए रखें बल्कि उससे नई ऊर्जा प्रदान करें। लास्ट में लिख सकते हैं जैसे कि नेल्सन मंडेला ने कहा था, जब तक दुनिया में असमानता और अन्याय है तब तक गुटनिरपेक्षता प्रासंगिक है। यह आंदोलन तब तक महत्वपूर्ण रहेगा जब तक विश्व में शांति और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को पूरी तरह स्थापित नहीं किया जा सकता। और क्या कुछ बोलेगा नगीना? नहीं सर मैंने तैयार नहीं किया, मतलब क्यों तैयार तुम पढ़ा नहीं मेरे से। क्यों नहीं पढ़ा? ठेके में छोड़ दिए होगे पढ़ाई को कि दूसरा कोई कर लेगा? वहाँ से प्रॉफिट कौन करेगा? वहाँ से मैं प्रॉफिट कमा लूँगी। हैं चलो, बहुत तरुणाम ने बहुत अच्छा कार्य किया। ऐसे करते रहिए, प्रोग्रेस दिखेगा। तरुणाम जब भी करती है अच्छे से करती है। अपन डेली क्लास किया करो तरुणाम। चलो ठीक है, ध्यान रखिए, हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। चलो देखो, क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम एक बहुदूरी विश्व में अपनी प्रासंगिकता खो बैठा है? तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो खो चुका, कि भारत अभी पहले ऐसा होता था, सोचो 1960 के दौर में बना था ये। उस टाइम ऐसा था कि भाई शीत युद्ध हो रहा था, एक साइड रशिया था, एक तरफ अमेरिका था, USA था, नाटो, इनके बीच में बहुत। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि जैसे USA था और USSR था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, अब देखो ये एक ही चीज़ समझो, बहुध्रुवी विश्व बनाने में कैसे इसने भूमिका निभाई। उस टाइम दो ध्रुवीय देश था, एक USA एक USSR। तो इसमें बहुत सारे, जैसे आज देखोगे तो नाटो के जो मेंबर है इसी के सदस्य थे। तो ऐसे करके ये अपना विस्तार कर रहा था USA, नाटो की सदस्यता दिला के। अरे एक तरफ हो रहे थे कि USSR जो इसका शायद वारसा संगठन था,
वारसा करके था, तो ये भी ऐसे कर रहा था। अब ये जो देश इनके गुट में जुड़ते थे उनको फ़ायदा मिलता था, और जो इनके गुट में जुड़ते थे इनको फ़ायदा मिलता था। अब कुछ ऐसे देश थे जो, भाई देखो लड़ाई होती है तो दो दो मान लो कि जैसे मान लो 2 टीमें खेल रही है या मान लो लड़ाई हो रही है, तो ए पक्ष है बी पक्ष है, तो कुछ लोग इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं कि गेप मतलब तरफदारी नहीं करते, मतलब तटस्थ होकर देखते रहता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ देश थे जैसे भारत थे, कुछ जो नए नए राष्ट्र जो मतलब स्वतंत्रता लिए थे अफ्रीका में थे, दक्षिण अमेरिका में जो देश थे, ठीक है, इधर साउथ एशियन जो कंट्रीज थी, तो इन्होंने सोचा कि भाई हम क्यों इन दोनों का, हम पहले ही इतने सालों से गुलामी के शिकार रहे हैं, हम वापस से क्यों गुलाम बने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम से एक वो बनाया। तो अब इन्होंने क्या किया, इसीलिए भी इसको बोला जाता है कि तृतीय देशों का ये समूह भी था, ये जैसे फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड तृतीय देशों का ये समूह था। तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों से बार्गेनिंग की, मतलब भाई सबाइस बात है, ये ना इसके सदस्य ना इसके सदस्य, जो जिसको ज़्यादा फायदा देता था। तो इससे क्या हुआ कि बहुद्वीपीय विश्व का निर्माण हुआ। तो उस टाइम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी, इसने रिलेवेंस भी निभाया, मान लो यूनाइटेड नेशन में हो गया, IMF में हो गया, वर्ल्ड बैंक में हो गया, जो विकासशील देश थे, ठीक है, उनके मांगों को लेके गए वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत भूमिका रही। पर जब से क्या हुआ है, LPG जब लागू हुआ, ठीक है, 1991 के दौर में, तो तब से भाई स्वाभाविक सी बात है कि LPG किसका है, USA जिसमें पूंजीवादी जो देश है उनके बारे में है। अब जब से भारत उधर गया तो स्वाभाविक सी बात है भारत के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। तो इस कारण से अभी क्या होता है कि पहले जैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर जाता था, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब भारत उसको तवज्जो दे रहा है। अभी ऐसा होता है कि किसी मिनिस्टर को भेज दिया जाता है यहाँ पे, जब इसकी नेम की जब कोई भी वो होता है, कोई आयोजन होता है, ठीक है, तो इन किसी मिनिस्टर को भेज दिया जाता है। इससे पता लगता है कि भारत इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसी कारण से उस टाइम भी ये बात उठी थी जब 2016-17 का दौर था, उस टाइम की नेम ज़रूरत है, इसका भी आज भी इम्पोर्टेंस है, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म के लिए ज़रूरत हो, ठीक है, चाहे पूंजीवादी जो मानसिकता है उसको लेके, संरक्षणवाद की नीतियाँ है उसको लेके इसमें सुधार होना चाहिए, तो भारत को इसका यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे सारी चीज़ें थी। तो अभी आपको बोलना है, देखो एक पक्ष तो आप लिखोगे कि हाँ प्रासंगिकता खो बैठा है, दूसरा लिखोगे कुछ कुछ पॉइंट आपको कि प्रासंगिकता नहीं खो बैठा है। आखिर में कंक्लूड आप इस तरीके से करोगे कि ऐसा नहीं है कि भारत इस पर ध्यान नहीं देता, ठीक है, जहाँ ज़रूरत होती है भारत इसका साथ है। फिर दूसरी बात यह है कि आज का विश्व उस स्थिति में नहीं रहा जब इस स्थिति में इसका निर्माण हुआ था। स्वाभाविक बात, आज 1960 का दशक का तो दौर नहीं है ना, जब शीत युद्ध चल रहा था, वैसा दौर रहा नहीं है। सब जगह चीज़ें बदल चुकी है, बाइपोलर वर्ल्ड ऐसे ही बन चुका है आजकल, तो ज़रूरत है ही नहीं, मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका तो ज़रूरत है नहीं। परंतु हाँ ऐसा भी नहीं है, जब भी दक्षिण के हितों की बात आती है तो भारत हमेशा उसके साथ रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके आखिर में कंक्लूड करना है। अरे देखना जाके 12th क्लास की पॉलिटी का वहाँ से डायरेक्ट उठाया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। कल ये चारों टॉपिक करके आना, मैं फिर बता रहा हूँ ना पढ़ के आया करो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, कर लो काम, नहीं तो फिर वही है करते रहो PT की तैयारी। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ सब लोग।